तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है ये कैसा उपकरण है? तो ट्रांसफॉर्मर जो है एक स्थिर, या इसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर विद्युत, ठीक है, उपकरण है। तो ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक यानी स्थिर विद्युत उपकरण है, यानी कि इसमें घूमने वाला कोई भाग नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें घूमने, ठीक है, इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है। तो जब इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है तो इसमें घर्षण हानि नहीं होती है। घर्षण हानि को क्या बोलते हो? यांत्रिक हानि। तो इसमें यांत्रिक हानि नहीं होती है। तो ट्रांसफॉर्मर में कोई भी प्रकार की यांत्रिक हानि नहीं होगी, ठीक। तो ट्रांसफॉर्मर का जो उपयोग होता है वो हम काय के लिए करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर का उपयोग हम वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, या फिर वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए, यानी कि वोल्टेज को घटाने के लिए करते हैं, ठीक। अभी जो ट्रांसफॉर्मर है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ट्रांसफॉर्मर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या बोलेंगे कि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ट्रांसफॉर्मर कैसे बनाएंगे? तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए क्या करेंगे? सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर का उपयोग करेंगे, और सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर का उपयोग करके, ठीक है, हम ट्रांसफॉर्मर यहां पे बनाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए क्या करेंगे? यहां पे तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए इस प्रकार से क्या करेंगे? ऐसा एक सिलिकॉन स्टील की जो लैमिनेटेड कोर है उस कोर को यहाँ पे हम लेंगे। क्या हो रहा है? ठीक, तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए इस प्रकार से हम सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर लेंगे यहाँ। तो ये कोर के लैमिनेशन को दर्शा रहा है कि ये कोर के यहाँ पे इस प्रकार से ये लैमिनेशन है। ये यहाँ पे इसके आउटर लेमिनेशन है ये। तो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए
इस प्रकार से सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर लेंगे। पटलित कोर यानी क्या होता है, लैमिनेटेड कोर। अभी जो कोर होती है इसके लैमिनेशन की जो मोटाई होती है वो अलग अलग होती है और वो निर्भर करती है फ्रीक्वेंसी पे। जैसे कि हमारे यहाँ पे कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए इसके लैमिनेशन की जो मोटाई होगी वो हम रखेंगे यहाँ पे 0.35 mm। ठीक। अब यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाती है वहां पे 25 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज हो जाती है, तो लेमिनेशन की जो मोटाई है वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि लेमिनेशन की जो मोटाई होती है, ठीक है, लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर लेमिनेशन की मोटाई क्या करनी पड़ेगी, आपको घटानी पड़ेगी। ठीक है, कि 25 हर्ट्ज पे हमने 0.5 mm मोटी लेमिनेशन यूज की है और 50 हर्ट्ज के लिए हमने क्या किया है 0.35 mm, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर हम मोटाई को क्या करते हैं, यहाँ पे घटाते हैं। ठीक। अब इसके बाद में ये जो कोर होती है इस कोर के ऊपर में हम क्या करते हैं, इंसुलेशन लगाते हैं और इंसुलेशन लगाकर इसके ऊपर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाइंडिंग को लपेटेंगे। तो इंसुलेशन लगाकर इसके ऊपर में हम यहाँ पे इस प्रकार से एक वाइंडिंग को लगाएंगे। तो ये जो वाइंडिंग लगाएंगे इस वाइंडिंग को हम यहाँ पे सप्लाई देंगे। ठीक, और ये एक दूसरी वाइंडिंग है यहाँ पे, ये और इस वाइंडिंग पे हम किसको जोड़ेंगे, लोड को। तो जिसको हम यहाँ पे सप्लाई देते हैं, जिस वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि प्राथमिक कुंडली या प्राइमरी वाइंडिंग, जिस पर हम यहाँ पे भार को जोड़ते हैं, लोड को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भार को, लोड को जोड़ेंगे तो उस वाइंडिंग को बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी कि द्वितीयक कुंडली। तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर की कोर पर हम इंसुलेशन लगा करके दो वाइंडिंग लगाते हैं, जिसको हम सप्लाई देंगे उसको प्राइमरी और जिस पर हम लोड को जोड़ेंगे उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक। तो ये जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम कौन सी सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई। तो जब यहाँ पे एसी सप्लाई देंगे तो इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पे एसी धारा प्रवाहित होगी, प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी। तो वो धारा इस कोर में क्या करती है, यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न करती है और वो फ्लक्स भी कैसी रहेगी, यहाँ पे प्रत्यावर्ती फ्लक्स रहेगी। तो जब प्रत्यावर्ती फ्लक्स होगी तो इस प्राइमरी वाइंडिंग के कंडक्टर में वो क्या करेगी, डी फाई बाई डी टी करेगी और इसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हो जाएगी, ईएमएफ। तो ये जो नियम है ये हमको कौन बताया था, फैराडे। तो प्राइमरी वाइंडिंग में यहाँ पे एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे हम, ई1। तो जो ई1 उत्पन्न हो रही है वो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो ई1 यहाँ पे उत्पन्न होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको बोलते हैं, क्योंकि ये स्वयं की करंट के कारण उत्पन्न, स्वयं की फ्लक्स के कारण उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अभी जो कोर की फ्लक्स होती है ये सेकेंडरी वाइंडिंग के चालक तार पे क्या करती है, परिवर्तित होती है, उसके ऊपर भी सेम, और उसमें भी क्या करेगी, ईएमएफ उत्पन्न करेगी। तो इसमें भी फ्लक्स के परिवर्तन के कारण ईएमएफ उत्पन्न होगी, तो इसको क्या बोलेंगे, अन्योन
प्रेरित विभव यानी अन्योन प्रेरित ईएमएफ। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यदि हम देखें कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होती है उसके कारण हमको टर्मिनल पे वोल्टेज मिलती है। तो सेकेंडरी में जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है वो किसके कारण हो रही है? अन्योन प्रेरण के कारण। तो इसलिए ये भी बोला जाता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर में यदि हम देखें कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कैसी होती हैं? इंसुलेटेड होती हैं। यानी कि इन दोनों वाइंडिंग के मध्य, ठीक है, इन दोनों वाइंडिंग के मध्य कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं? तो ये म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन प्रेरण के आधार पर जुड़ी होती हैं। या बोल सकते हैं कि ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है? तो ये दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से चुंबकीय रूप से युग्मित होती हैं। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पे चुंबकीय युग्मन बोल सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक कपलिंग इसको बोलेंगे। तो इनके बीच में यहाँ पे चुंबकीय युग्मन होता है यानी मैग्नेटिक कपलिंग होती है। तो हम यहाँ पे ट्रांसफार्मर में आयरन की कोर का उपयोग क्यों करते हैं? तो ट्रांसफार्मर में आयरन की कोर का उपयोग करने का यही मुख्य कारण होता है कि इन दोनों के मध्य क्या है? चुंबकीय युग्मन है, मैग्नेटिक कपलिंग है। तो मैग्नेटिक कपलिंग को वृद्धि करना, मैग्नेटिक कपलिंग को बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो आयरन की कोर यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के मध्य जो चुंबकीय युग्मन है, मैग्नेटिक कपलिंग है, इसमें वृद्धि करना। क्योंकि जो लोहा होता है, आयरन होता है, इसकी चुंबकशीलता क्या होती है? उच्च होती है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न होगी उस फ्लक्स को ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित करके कहाँ तक पहुंचाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग तक। ठीक है, तो इसलिए आयरन की कोर का यूज करते हैं। अन्यथा हम लकड़ी की भी यूज कर सकते थे लोहे की जगह। ठीक है, एल्यूमिनियम की यूज कर सकते थे। तो आयरन की यूज करने का मतलब क्या है? समझ में आया? लोहे की कोर यूज क्यों करते हैं? चुंबकीय युग्मन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि लोहे की जो चुंबकशीलता होती है, ठीक है, यानी उसकी परमिएबिलिटी अधिक होती है और उसका जो रिलक्टेंस है, उसका प्रतिष्ठंभ है, वो निम्न होता है। तो इसलिए इस आयरन की कोर का यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक, अब जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता है। यदि इसको हम इनपुट में जो सप्लाई दे रहे हैं वो कितने हर्ट्ज की दे रहे हैं? 50 हर्ट्ज की। तो आउटपुट में जो आपको मिलेगी सप्लाई वो भी कितनी मिलेगी? 50 हर्ट्ज की ही मिलेगी। फ्रीक्वेंसी को ये चेंज नहीं करता है। कोर की जो फ्लक्स है ये, इस फ्लक्स को ये चेंज नहीं करता है। कोर की फ्लक्स भी कैसी होती है? इसमें कांस्टेंट होती है, नियत होती है। दूसरा, ट्रांसफार्मर पावर को चेंज नहीं करता है। इसको इनपुट में हम जितनी पावर देंगे उतनी ही पावर हमको आउटपुट में भी प्राप्त होगी। तो जो ट्रांसफार्मर है ये पावर को भी चेंज यहाँ पे नहीं करता है। तो जैसे यदि देखें कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप करता है और वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, तो यदि इसकी प्राइमरी की पावर है, प्राइमरी की वोल्टेज गुणित प्राइमरी की करंट, तो जो सेकेंडरी की पावर होगी वो सेकेंडरी की पावर क्या होगी? तो सेकेंडरी की वोल्टेज गुणित सेकेंडरी की करंट। तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पावर समान होती हैं। जितनी प्राइमरी में दोगे पावर उतनी ही पावर सेकेंडरी में मिलेगी। जैसे कि प्राइमरी में हम यहाँ पे दे रहे हैं वोल्टेज, इसको 200 वोल्ट और ये 200 एम्पियर की धारा ले रहा है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4000 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ठीक, तो यदि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, 200 से बढ़ा के 400 कर देता है, तो उसी अनुपात में करंट को क्या करेगा? घटा देगा। तो करंट को ये 20 एम्पियर की जगह क्या कर देगा? 10 एम्पियर। तो वोल्टेज को डबल कर दिया तो करंट को आधा कर देगा। तो अब जो इसकी पावर है वो यहाँ पे कितनी होगी? 4000 वोल्ट एम्पियर ही रहेगी। यदि जो ट्रांसफार्मर है वो यहाँ पे 200 वोल्ट और 20 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, यानी कि ये 4000 वोल्ट एम्पियर प्राइमरी में पावर आ रही है। अब यदि ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, यानी वोल्टेज को घटा दिया इसने, तो ये उसी अनुपात में क्या करेगा? करंट को बढ़ा देगा।
तो यदि वोल्टेज को उसने आधा कर दिया तो करंट को क्या कर देगा, वो डबल कर देगा। तो 20 का डबल 40 एम्पियर हो जाएगा। तो पावर क्या रहेगी यहाँ भी, 4000 वोल्ट एम्पियर रहेगी। तो ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन या स्टेप अप कर रहा है, यानी वोल्टेज के मान को बढ़ा रहा है या वोल्टेज के मान को घटा रहा है। तो उसी अनुपात में किसको परिवर्तित कर रहा है, करंट को। लेकिन किसको परिवर्तित नहीं कर रहा है, तो पावर को वो परिवर्तित नहीं करता है। तो याद रखना है ट्रांसफार्मर क्या क्या परिवर्तित नहीं करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा कोर की फ्लक्स, और तीसरा वो पावर को परिवर्तित नहीं करता है। ठीक, अब जो ये ट्रांसफार्मर होता है, तो यदि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पे देखेंगे कि ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करेगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर केवल कौन सप्लाई पे काम करेगा, यहाँ पे एसी सप्लाई पर ही कार्य करेगा, डीसी सप्लाई पर ये कार्य नहीं करेगा। अब यदि हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा, तो जैसे हम देखते हैं कि डीसी सप्लाई क्या होती है, तो डीसी सप्लाई समय के सापेक्ष कैसी होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है। तो डीसी में जो ये डी फाई बाई डी टी है, यानी फ्लक्स के परिवर्तन की दर है, वो कैसी रहेगी, शून्य। यदि यहाँ पे फ्लक्स 1 वेबर है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कितनी है, 1 वेबर है। ये अक्ष बता रहा है फ्लक्स को, ये अक्ष बता रहा है समय को। तो इस समय पर फ्लक्स कितनी है, 1 है, इस समय पर भी कितनी है, 1 है। तो फ्लक्स में कितना परिवर्तन आया, शून्य। ठीक है, तो डीसी में फ्लक्स परिवर्तित नहीं होती है, क्योंकि डीसी कैसी है, नियत है। यदि आपकी सैलरी 10,000 है तो हर महीने 10,000 ही है ना, बढ़ी है क्या, नहीं बढ़ी है। तो फ्लक्स भी यदि लगातार एक 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 वेबर ही है तो उसमें परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए यदि हम यहाँ पे डीसी वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे फ्लक्स उत्पन्न जरूर होगी, लेकिन उस फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक यहाँ पे ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ कब उत्पन्न होती है, फ्लक्स के परिवर्तन की दर के कारण, है ना। तो यहाँ पे कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगी, तो ट्रांसफॉर्म वहां पे कार्य नहीं करेगा। और यदि हम एसी की जितनी, एसी के लिए ट्रांसफॉर्म बनाया गया है उतने परिमाण की क्या दे देंगे इसको, डीसी, तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, वहां पे जल जाएगी। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धारा प्रवाहित होगी और प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगी, वहां पे जल जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मर जो है वो डीसी सप्लाई पर यहाँ पे कार्य नहीं करेगा। समझ में आया इतना, इसको बना लीजिए डायग्राम को, फिर इसको नोट करते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इसमें लिखिएगा, इसमें नोट करिएगा, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर, ठीक है, स्थिर यानी स्टैटिक, ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर, स्थिर यानी स्टैटिक विद्युत उपकरण है। ट्रांसफॉर्मर एक स्थिर विद्युत उपकरण है। इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसमें घूमने वाला भाग नहीं होता है, इसलिए इसमें घर्षण या यांत्रिक हानि नहीं होती है, इसलिए इसमें घर्षण या यांत्रिक हानि नहीं होती है। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का उपयोग ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं।
ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट की ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील की पटलित कोर लैमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील की पटलित कोर लैमिनेटेड कोर का उपयोग करते हैं। इसके लैमिनेशन की मोटाई, इसके लैमिनेटेड ऐसे लिखो, इसके लैमिनेटेड टुकड़े की मोटाई, इसकी लैमिनेटेड टुकड़े की मोटाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर घटती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर घटती है। इसके लैमिनेटेड टुकड़े की मोटाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर घटती है। ये लिखिए 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 0.35 mm और 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए 0.5 mm होती है। 0.5 mm मोटाई होती है। 0.5 mm मोटाई होती है। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए नेक्स्ट। ट्रांसफॉर्मर की कोर पर इंसुलेशन लगाकर, कुचालक लगाकर, ट्रांसफॉर्मर की कोर पर इंसुलेशन लगाकर, कुचालक लगाकर उस पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग लगाते हैं। प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग लगाते हैं। जिस वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी, जिस वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं उसे प्राइमरी, और जिस पर लोड जोड़ते हैं, और जिस पर लोड जोड़ते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, और जिस पर लोड जोड़ते हैं उसे सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं।
नेक्स्ट ये ट्रांसफार्मर की ये दोनों वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। दोनों वाइंडिंग के मध्य का प्रतिरोध, दोनों वाइंडिंग के मध्य का प्रतिरोध मेगा ओम में होता है। दोनों वाइंडिंग के मध्य का प्रतिरोध मेगा ओम में होता है। नेक्स्ट ये दोनों वाइंडिंग म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन प्रेरण के आधार पर एक दूसरे से चुंबक के रूप से युग्मित होती हैं। चुंबक के रूप से युग्मित होती हैं यानी मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। एक दूसरे से चुंबक के रूप से युग्मित होती हैं यानी मैग्नेटिकली कपल्ड होती हैं। नेक्स्ट के ट्रांसफार्मर में आयरन की कोर, लोहे की कोर इस चुंबक के युग्मन को, ट्रांसफार्मर में आयरन की कोर इस चुंबक के युग्मन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इस चुंबक के युग्मन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। इस चुंबकीय युग्मन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं क्योंकि लोहे की चुंबकशीलता उच्च, क्योंकि लोहे की चुंबकशीलता उच्च और चुंबकशीलता यानी परमिएबिलिटी उच्च तथा रिलक्टेंस, रिलक्टेंस यानी प्रतिष्ठम्भ, रिलक्टेंस प्रतिष्ठम्भ निम्न होता है। रिलक्टेंस या प्रतिष्ठम्भ निम्न होता है। नेक्स्ट ट्रांसफार्मर कोर की फ्लक्स कॉमा सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर कोर की फ्लक्स कॉमा सप्लाई फ्रीक्वेंसी और पावर को परिवर्तित नहीं करता है, और पावर को परिवर्तित नहीं करता है। यह एक मिनट है ना, डिस्कनेक्ट हो गया। अब उसमें नोट करिए, उसमें लिखिए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग की पावर समान होती है।
ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी तथा सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग की पावर समान होती है। नेक्स्ट, यदि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, यदि ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है तो उसी अनुपात में करंट को घटाता है, तो उसी अनुपात में करंट को घटाता है। और यदि यह करंट को और यदि यह वोल्टेज को घटाता है और यदि यह वोल्टेज को घटाता है तो उसी अनुपात में करंट को बढ़ाता है। अर्थात ट्रांसफॉर्मर पावर को परिवर्तित नहीं करता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मर पावर को परिवर्तित नहीं करता है। नेक्स्ट की, ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर डीसी सप्लाई पर कार्य नहीं करता है क्योंकि डीसी में फ्लक्स के परिवर्तन की दर d∅/dt शून्य होती है। फ्लक्स के परिवर्तन की दर d∅/dt शून्य होती है। इससे इसकी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ ये लिखिए ब्रैकेट में, फैराडे का नियम है, वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ भी शून्य होती है। इसकी वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ भी शून्य होती है। ठीक है, ये शून्य है तो वाइंडिंग में उत्पन्न ईएमएफ भी क्या होती है, शून्य होती है। नेक्स्ट के, एसी के समतुल्य डीसी वोल्टेज देने पर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। एसी के समतुल्य डीसी वोल्टेज देने पर इसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाती है। तो यदि ट्रांसफॉर्मर को एसी के समतुल्य डीसी वोल्टेज देंगे तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, यहाँ पे जल जाती है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर है इसकी एलिमेंट्री थ्योरी, आदर्श ट्रांसफॉर्मर के तत्वों का सिद्धांत यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में हेडिंग डालिए एलिमेंट्री
तो ये ट्रांसफार्मर का बेसिक था, है ना, बेसिक ट्रांसफार्मर होता क्या है, करता क्या है ना। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो लिखे हो, तो उसमें लिखिए एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ एंड आइडल ट्रांसफार्मर। यानी कि आदर्श परिणामित्र के तत्वों का सिद्धांत। तो जो आदर्श परिणामित्र है उसमें कौन कौन से तत्व होंगे उनके बारे में यहाँ पे हम समझेंगे। तो जैसे हमने देखा कि ट्रांसफार्मर में हम इस प्रकार से एक कोर का यूज करते हैं और इस कोर के ऊपर में हम वाइंडिंग लगाते हैं, जिसको सप्लाई देते हैं उसको बोलते हैं प्राइमरी, और जिस पर हम लोड को जोड़ते हैं उसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक, तो आदर्श ट्रांसफार्मर किसको बोलेंगे? तो आदर्श ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि इसमें जो ये दोनों कॉइल हैं ये कैसी होंगी? शुद्ध प्रेरक कॉइल होंगी। तो आदर्श का मतलब सबसे पहले आप समझ आइए कि इसमें कोई हानि नहीं होती है, कोई हानि नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी हानियां होती हैं? तो ट्रांसफार्मर में दो ही हानियां होती हैं, एक हानि होती है कॉपर हानि और दूसरी होती है आयरन हानि, है ना। घर्षण हानि तो होती नहीं है इसमें। लेकिन आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई भी हानि नहीं होगी, यानी कि इसमें ताम्र हानि नहीं होगी। तो इसमें जो ताम्र हानि है वो नहीं होगी। तो ताम्र हानि क्यों नहीं होगी? तो ताम्र हानि किसमें होती है? वाइंडिंग में। तो इसकी वाइंडिंग में प्रतिरोध नहीं है, इसकी जो दोनों वाइंडिंग है वो कैसी है? शुद्ध प्रेरक कॉइल हैं। तो इसकी जो दोनों वाइंडिंग है, दोनों वाइंडिंग है शुद्ध प्रेरक कॉइल है। तो हमने पढ़ा है बेसिक में कि शुद्ध प्रेरक जो होता है वो पावर खर्च करता है क्या? नहीं करता है। तो ये दोनों वाइंडिंग शुद्ध प्रेरक कॉइल हैं, तो ये पावर खर्च यहाँ पे नहीं करेंगी। दूसरा, इसमें लौह हानि भी नहीं होगी, लौह हानि नहीं होगी इसमें। तो लौह हानि क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके कोर की जो चुंबकशीलता है, ये चुंबकशीलता अनंत है। ठीक है, इसके कोर की चुंबकशीलता कितनी है? अनंत है। इसके कोर की जो प्रतिरोधकता है, ये प्रतिरोधकता भी कितनी है? यहाँ पे अनंत है। तो चुंबकशीलता अनंत है, ठीक है, तो इसके कारण स्थैतिल्य हानि नहीं होगी। ठीक है, चुंबकशीलता भी अनंत है और इसकी जो निग्राहिता है, निग्राहिता यानी क्या है? कोएर्सिविटी, ये क्या है? यहाँ पे शून्य है। तो चुंबकशीलता अनंत है और निग्राहिता क्या है? उसकी शून्य है। तो इसके कारण इसमें लौह हानि नहीं होगी, इसके कारण स्थैतिल्य हानि नहीं होगी। प्रतिरोधकता अनंत होने के कारण उसमें एडी करंट शून्य होगी, एडी करंट हानि उसमें नहीं होगी। तो इसमें कोई भी लौह हानि यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा कोई ट्रांसफार्मर होता नहीं है, पर आदर्श भी नहीं होता है, कल्पना की जा रही है। ठीक है, यदि कोई ऐसा ट्रांसफार्मर होगा और उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग में प्रत्यावर्ती वोल्टेज देंगे, तो इसमें क्या प्रवाहित होगी? यहाँ पे करंट, प्रत्यावर्ती करंट प्रवाहित होगी। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मशीन पर शून्य भार की स्थिति में, यहाँ भार कैसा दिख रहा है आपको? शून्य भार है। तो किसी भी मशीन में शून्य भार की स्थिति में कितनी धारा प्रवाहित होती है? जो उसमें शून्य हार हानि को पूरा करती है, नो लोड लॉस को पूरा करती है। लेकिन यहाँ पे तो कोई हानि भी नहीं है, तो फिर धारा क्यों प्रवाहित हो रही है? तो यहाँ पे जो धारा प्रवाहित होती है, इस धारा को बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट। ठीक है, कि ये जो धारा है ये क्या है? यहाँ पे चुंबकित धारा है, मैग्नेटाइजिंग करंट है। इसका काम क्या है? फ्लक्स उत्पन्न करना। जो कोर है, इस कोर में क्या उत्पन्न कर रही है? ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कर रही है। ठीक,
तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो ये धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, ये धारा किस वाइंडिंग में प्रवाहित हो रही है, तो शुद्ध प्रेरक कॉइल में प्रवाहित हो रही है। तो शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा क्या करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। तो ये भी क्या करेगी, यहाँ पे वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, पश्चगामी होगी। शुद्ध प्रेरक सर्किट पढ़े हो ना एसी सप्लाई में, तो शुद्ध प्रेरक में धारा क्या करती है, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है। तो जब हम वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पे जो धारा प्रवाहित हो रही है शुद्ध प्रेरक कॉइल में, तो ये वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी और कोर में क्या उत्पन्न करेगी, ये फ्लक्स उत्पन्न करेगी। तो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है और कोर में ये फ्लक्स उत्पन्न करती है। ठीक, अब ये जो फ्लक्स यहाँ पे उत्पन्न होगी वो फ्लक्स भी कैसी होगी, प्रत्यावर्ती फ्लक्स होगी। तो वोल्टेज प्रत्यावर्ती है, धारा प्रत्यावर्ती रहेगी, फ्लक्स भी प्रत्यावर्ती रहेगी। अब ये जो फ्लक्स है प्रत्यावर्ती, इस प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर में क्या करेगी, d∅dt करेगी। ठीक, तो इसमें क्या करेगी, ये स्वप्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि स्व प्रेरित ईएमएफ। ठीक, अब वही फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में भी पहुंचेगी, क्योंकि उच्च चुंबकशीलता की कोर है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी क्या करेगी, वो d∅dt करेगी और इसमें भी क्या करेगी, ईएमएफ उत्पन्न करेगी। तो इसको क्या बोलेंगे, अन्योन प्रेरित विभव। तो अन्योन प्रेरित ईएमएफ इसको यहाँ पे हम बोलेंगे, यानी कि म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है और ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, इनका फेज यहाँ पे कैसा होता है। तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है E1, इसको यहाँ पे बैक ईएमएफ भी बोला जाता है। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैक ईएमएफ। तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, हमारी सप्लाई का ये फेज है, ये जो ईएमएफ उत्पन्न होती है ये इससे 180 विपरीत फेज में होती है। तो ये जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है सप्लाई वोल्टेज के विपरीत फेज में होती है। तो यदि सप्लाई वोल्टेज का सदिश ये है, तो उसके विपरीत फेज में ये सदिश आएगा। ठीक, तो विपरीत फेज में होगी। और यहाँ पे जो E2 होती है इसका फेज E1 के समान होता है। तो दोनों का फेज कैसा है, समान, दोनों का फेज समान रहेगा। तो दोनों जो हैं एक समान फेज में यहाँ पे रहेंगे और इस E2 के कारण हमको क्या मिलती है यहाँ पे, V2। तो V2 का जो फेज है वो भी किसके फेज में होता है, इस E2 के फेज में होता है। तो यहाँ पे हमको ये पता चला कि जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, उस आदर्श ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होगी। उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो चुंबकित धारा होगी, जो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करेगी, कोर में फ्लक्स उत्पन्न करेगी। और वो जो फ्लक्स होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में स्वप्रेरित और अन्योन प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न करती है। स्वप्रेरित ईएमएफ को बैक ईएमएफ भी बोलते हैं, क्योंकि उसका फेज सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होता है। और जो E2 होती है वो E1 के फेज में होती है और E2 के कारण V2 मिलती है और V2 E2 के फेज में होती है। ठीक, तो इस प्रकार से ये आदर्श ट्रांसफार्मर की थ्योरी हमको यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए डायग्राम को, फिर इसमें लिखते हैं। सदिश को बना लो, वेक्टर को। E1 जो है वो किसके फेज में रहेगा, E2 के। यहाँ पे जो फ्लक्स उत्पन्न हो रही है, दोनों के लिए फ्लक्स कैसी है, यहाँ पे दोनों के लिए फ्लक्स कैसी है, समान। ठीक है, तो इसके कारण जो E2 है वो किसके फेज में रहता है, यहाँ पे E1 के फेज में रहता है। ठीक, तो जैसे यदि यहाँ पे N ध्रुव होगा, यहाँ S होगा, तो यहाँ भी क्या होगा, N, यहाँ पे भी क्या होगा, S होगा।
उसमें नोट करिए, आदर्श ट्रांसफॉर्मर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। आदर्श ट्रांसफॉर्मर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। नेक्स्ट, इसकी दोनों वाइंडिंग शुद्ध प्रेरक कॉइल होती हैं। इसकी दोनों वाइंडिंग शुद्ध प्रेरक कॉइल होती हैं, इसलिए इसमें ताम्र हानि, कॉपर लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके कोर की चुंबकशीलता तथा प्रतिरोधकता अनंत, चुंबकशीलता तथा प्रतिरोधकता, परमिएबिलिटी और रेजिस्टिविटी अनंत तथा निग्राहिता कोएर्सिविटी शून्य होती है। निग्राहिता कोएर्सिविटी शून्य होती है, इसलिए इसमें आयरन लॉस, लोह हानि नहीं होती है। नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, इस ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को प्रत्यावर्ती वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V1, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V1 देने पर उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट, चुंबकित धारा, उसमें मैग्नेटाइजिंग करंट, चुंबकित धारा आई म्यू प्रवाहित होती है। यह प्राइमरी वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है और कोर में फ्लक्स उत्पन्न करती है, और कोर में फ्लक्स उत्पन्न करती है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर के कोर में जो फ्लक्स उत्पन्न होती है ये किसके अनुक्रमानुपाती होती है? मैग्नेटाइजिंग करंट के। और ये मैग्नेटाइजिंग करंट किस पर निर्भर करती है? वोल्टेज पर। तो इसलिए कोर की जो फ्लक्स है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? प्राइमरी वोल्टेज V1 के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की यदि कोर की फ्लक्स को परिवर्तित होना है तो वो केवल तभी परिवर्तित होगी जब प्राइमरी वोल्टेज परिवर्तित होगी।
तो प्राइमरी वोल्टेज हम परिवर्तित करते हैं क्या ट्रांसफार्मर पे? ट्रांसफार्मर पर क्या परिवर्तित होता है? लोड। लोड घटता बढ़ता है। आप अपने घर के पूरे फैन चालू कर दोगे तो ट्रांसफार्मर लोड बढ़ गया, आप अपने घर के फैन बंद कर दोगे तो ट्रांसफार्मर पर लोड कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर पर हम लोड परिवर्तित करते हैं, वोल्टेज परिवर्तित उसकी नहीं करते हैं, इसलिए इसके कोर की फ्लक्स क्या होती है? स्थिर होती है। ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट के ट्रांसफार्मर के कोर की फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर के कोर की फ्लक्स प्राइमरी वाइंडिंग में स्वप्रेरितीयमाफ E1, स्वप्रेरितीयमाफ E1 उत्पन्न करती है। इसका फेज V1, सप्लाई वोल्टेज V1, इसका फेज सप्लाई वोल्टेज V1 के विपरीत, सप्लाई वोल्टेज V1 के विपरीत, ब्रैकेट मिलके 180 डिग्री, विपरीत यानी 180 डिग्री है ना, होता है, विपरीत होता है। इसलिए इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इसलिए इसे बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो E1 और V1 के मध्य कितना डिग्री का फेज डिफरेंस होता है? 180 डिग्री का कलांतर होता है, फेज डिफरेंस होता है। ठीक, नेक्स्ट के पैराग्राफ चेंज करके, कोर की फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में, कोर की फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में अन्योन प्रेरित ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, कोर की फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग में अन्योन प्रेरित ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 उत्पन्न करती है, E2 उत्पन्न करती है। यह E1 के फेज में होती है, यह E1 की कला में होती है, यह E1 की कला में होती है। नेक्स्ट, E2 के कारण, E2 के कारण टर्मिनल वोल्टेज V2 प्राप्त होती है, E2 के कारण टर्मिनल वोल्टेज V2, ये V2 है, टर्मिनल वोल्टेज V2 प्राप्त होती है। यह E2 के फेज में होती है, यह E2 के फेज में होती है। ठीक, अब अलग से पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, नोट में लिख रहे हैं तो नोट में लिख लीजिए, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर के ट्रांसफॉर्मर के कोर की फ्लक्स प्राइमरी वोल्टेज V1, प्राइमरी वोल्टेज V1 के अनुक्रमानुपाती होती है, प्राइमरी वोल्टेज V1 के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये लिखिए, ट्रांसफार्मर के कोर की फ्लक्स प्राइमरी वोल्टेज V1 के अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
जब तक आप प्राइमरी वोल्टेज को परिवर्तित नहीं करोगे तब तक इसके कोर की फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर का ईएमएफ समीकरण क्या होता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं ना। डिस्कनेक्ट हो जाएगा वीडियो, आधा अधूरा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में उसको देखते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।